हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट 26 जो कि आपकी क्लास 10th के लिए शेड्यूल की गई है और सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपकी 2 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है बच्चों वो जैव प्रक्रम चैप्टर 6 से ही है। चैप्टर 6 हमारा चल रहा है और इसमें हम आज मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव श्वसन तंत्र यानी ऐसा तंत्र जिससे हम सांस ले रहे हैं। यह वह अंग प्रणाली है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना शामिल है। बच्चों, हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि किस प्रकार जो जटिल खाना है वो सरल जो है टुकड़ों में टूट जाता है। अब वो जो सरलतम यानी जैसे ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में जाकर उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कब होगा? जब शरीर में ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, यानी शरीर में ऑक्सीजन जाएगी, रक्त के द्वारा ऑक्सीजन जाती है, वो सब हम पढ़ेंगे। और किस प्रकार फिर जो खाना है उसका दहन होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। उसका ऑक्सीकरण होगा तभी ऊर्जा निकलेगी और उस ऊर्जा को हम प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन के कार्य करने के लिए। तो हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के अंग और कार्य। तो सबसे पहले क्या है? नाक। ठीक है, नाक से हम सांस लेते हैं। बाहरी नथुने का एक जोड़ा होता है, सब बच्चे जानते हैं। छोटे बालों के रोम नासिका के आंतरिक भाग को ढकते हैं और बाहरी रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। यानी जो भी बाहर से रोगाणु हैं और हवा है वो जो है छनकर इन जो बाल हैं छोटे छोटे उनसे छनकर एक तरह से अंदर जाती है और इससे रोगाणु उनसे भी शरीर की रक्षा होती है और सांस लेते वक्त हवा को अतिरिक्त आर्द्रता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एडम एप्पल भी कहते हैं या वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। यानी जिससे हम बोलते हैं, जिससे आवाज उत्पन्न होती है, जिसको हम कंठ के नाम से जानते हैं। तो ये जो है यहाँ पर नासा द्वार है। उसके बाद क्या है? यहाँ से आपको पता है हम मुख से भी सांस ले सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ग्रसनी है और उसके बाद यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर कंठ है। कंठ यानी स्वर यंत्र यानी एडम्स एप्पल या वॉइस बॉक्स। यह वह हिस्सा है जो खाद्य कणों को निगलने के दौरान उठता और गिरता है। तो इसमें एक तरह से यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये ढक्कन जैसा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है खुलता है और बंद होता रहता है। तो जब बच्चों हम बोलते हैं तो ये जो इसके ऊपर का जो ढक्कन है कंठ का वो खुल जाता है और जब हम नहीं बोल रहे होते हैं तो ये बंद हो जाता है। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि ये कंपित होता रहता है। और यही कारण होता है कि हमें खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो जो है हमारी जो श्वास नली है उसमें फंसने का डर रहता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है ग्रसनी। तो नाक जो है वो नाक कक्ष ग्रसनी के रूप में एक विस्तृत खोखले स्थान में खुलता है। तो ये विस्तृत खोखले स्थान में यहाँ पर खुलेगा। उसके बाद ये हवा और भोजन दोनों के लिए एक आम रास्ता है। तो यानी हवा और भोजन दोनों ही जो है ग्रसनी से होकर जाते हैं। यह खाद्य कणों को वायु नली में प्रवेश होने से रोकने का कार्य करता है। उसके बाद देखिए उपकंठ एक जो है लोचदार उपास्थि है। क्या है उपकंठ? जो स्वर यंत्र और अन्न की नली के बीच में एक स्विच के रूप में कार्य करता है। सो यहाँ पर बच्चों देखिए जो ये कंठ है ये खाद्य कणों को जो है वायु नली में प्रवेश होने से रोकने का भी कार्य करता है। और मैंने जैसे अभी बताया कि कंठ के ऊपर एक तरह का आप कह सकते हो ढक्कन जैसा जो स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहेंगे? उपकंठ कहते हैं। यह एक उपास्थि है जो कि स्वर यंत्र और अन्न की नली के बीच एक स्विच का कार्य करती है। यानी ये जो है स्वर यंत्र जो हमारा है और जो खाने की नली है उसके बीच में एक स्विच का काम जो है ये करती है, ताकि खाना वो हमारा आगे आमाशय की जो नली है हमारी आगे ग्रसनी है उसी में जाए, हमारी श्वास नली में ना फंसे। उसके बाद आप जो है देखिए क्या है नेक्स्ट? श्वास नली। श्वास नली स्वर यंत्र के नीचे होते हुए गर्दन तक नीचे जाता है। तो ये क्या है? ये श्वास नली है जो कि हमारी जो है नीचे गर्दन तक नीचे चला जाता है। इस श्वास नली की दीवार सी के आकार की उपास्थि से बनी होती है। तो ये जो है कुछ इस तरह
सी के आकार की इसके ऊपर इस तरह उपास्थि वलय होते हैं, यानी घेरे होते हैं, जो क्या होता है कि जो इसे पिचकने से बचाती है। यानी जब हवा नहीं होती तो ये जो इसकी परत है ये आपस में जो है पिचकती नहीं है, एक दूसरे से जो है ये टच नहीं होती हैं, नहीं तो ये जो श्वास नली है ये जो है एकदम से रुक जाएगी। ठीक है, तो ये इसे जो सी आकार की उपास्थि वलय हैं ये इसको पिचकने से बचाती हैं। अब देखिए श्वास नली आगे आकर दो भागों में यहाँ पर जो है बट जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, श्वसनी कहेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ डायग्राम। ये हमारी क्या है, ये श्वास नली है, उसके बाद ये आगे दो भागों में बट जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, श्वसनी कहेंगे। और ये जो श्वसनी है ये आगे फर्दर जो है फिर छोटे छोटे भागों में बट जाती हैं, और इन छोटे छोटे भागों को हम क्या कहेंगे, श्वसनिका कहेंगे। और ये श्वसनिकाएं एक जो है गुब्बारे जैसी संरचना में जाके खुलती हैं, जो कि आप चित्र में भी देख पा रही हो। तो ये जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं इनको हम कुपिका कहेंगे। ठीक है, कुपिका कोश कहते हैं। और इस तरह जो हमारे लंग्स हैं, हमारे ये फेफड़े हैं जो है, इनको बचाने के लिए ऊपर क्या होती हैं, पसलियां होती हैं। और जो फुफ्फुस हैं, फुफ्फुस यानी फेफड़े, तो फुफ्फुस जो है उपस्थित हैं दोनों तरफ, और फुफ्फुस के अंदर ही ये श्वसनी है, श्वसनिकाएं हैं, ये सभी कुपिकाएं हैं, ये सभी इसके अंदर ही उपस्थित होती हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आता है श्वसनी। श्वसनी दो नलियों में विभाजित होती है, जिन्हें श्वसनी कहा जाता है। तो हमने भी देखा कि श्वास नली दो नलियों में विभाजित होती है, जिन्हें क्या कहेंगे, श्वसनी कहेंगे, जो प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वसनी द्वितीय व तृतीय श्रेणी और बाद में श्वसन जो है श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी वो आगे जाकर और भी छोटी छोटी नालियों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम श्वसनिकाएं कहते हैं। और जो आगे गुब्बारे जैसी संरचनाओं में विभाजित होती है, जिन्हें कुपिकाएं कहा जाता है। अब कुपिका क्या है, कुपिका पतली दीवारों और एकल सेल से बनी गुब्बारे जैसी सूक्ष्म संरचना है, ठीक है, जो वायु से भरी रहती है। उसके बाद देखिए फेफड़े। फेफड़े क्या है, मनुष्यों में श्वसन का मुख्य केंद्र है फेफड़े। ये छाती की वक्षीय गुहिका, तो देखिए जहां पर फेफड़े उपस्थित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वक्ष गुहा कहते हैं। और ये छाती में वक्ष गुहा में रीढ़ की हड्डी के पास और हृदय के दोनों ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये बड़े और स्पंजी अंगों का एक जोड़ा है, जो मुख्य रूप से रक्त और वायु के बीच गैसों के आदान प्रदान में शामिल है। तो इसमें क्या होता है कि जो फेफड़े हैं उनमें जो कुपिकाएं उपस्थित होती हैं, इन कुपिकाओं से ही जो रक्त है इसके चारों तरफ रक्त वाहिकाएं लिपटी हुई होती हैं, और इन रक्त वाहिकाओं से ही जो गैस है उसका आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन जो है वो रक्त ले लेता है यहाँ से, और कार्बन डाइऑक्साइड को इन कुपिकाओं में छोड़ देता है, जो हम सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा जो है वो काफी बड़ा और भारी होता है। अब यहाँ पर सांस लेते समय क्या होता है और सांस छोड़ते समय क्या होगा, तो देखिए जब हम सांस लेते हैं तो वक्षीय गुहा जो है वो फैलती है, लेकिन सांस छोड़ते टाइम जो क्या होगा, वक्षीय गुहा सिकुड़ती है। सांस लेते समय जो पसलियां हैं वो ऊपर उठती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर हवा अंदर आ सके, और सांस छोड़ते समय पसलियां नीचे की ओर जो है बढ़ती हैं। अब देखिए डायफ्राम आकार में सपाट हो जाता है। डायफ्राम जो है सांस जब लेंगे तो वो आकार में बिल्कुल सपाट हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाता है, बिल्कुल जैसे ये डायफ्राम है। ये क्या है, डायफ्राम। तो यहाँ पर जब हम सांस लेंगे तो ये डायफ्राम बिल्कुल ऐसे सपाट हो जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एयर है वो अंदर आ सके। लेकिन जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है। आप देख रहे हो अभी ये गुंबद के आकार का डायफ्राम है, तो इस तरह गुंबद के आकार का डायफ्राम हो जाता है, इसमें सपाट हो जाएगा। तो इसमें जो है ये इस तरह से गुंबद के आकार का हो जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है शरीर से वो निकल सके। सांस लेते समय फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, लेकिन सांस छोड़ते समय फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है, और जो हवा है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है। जबकि सांस छोड़ते समय फेफड़ों का आयतन कम होता है तो हवा जो है वो फेफड़ों से बाहर निकलती है। अब बच्चों अगर आपको वर्कशीट क्लियर हो गई है तो यहाँ पर आपके लिए 5 क्वेश्चंस गिवन हैं, जो आप बहुत ही आसानी से इनको लिख सकते हो। सो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कुपिका का क्या कार्य है।
तो सब बच्चे जानते हैं अब कुपिकाएं कहाँ होती हैं। श्वसन तंत्र में फुफ्फुस के अंदर अनेक जो है छोटी छोटी नलियों में विभाजित रूप होता है, जो अंत में गुब्बारों जैसी संरचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। ये कुपिकाएं एक सतह उपलब्ध कराती हैं जिससे गैसों का विनिमय हो सके। गैसों का विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान हो सके। यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढांप सकता है। तो आप सोच सकते हो कि इसका क्षेत्रफल कितना ज्यादा है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का बहुत विस्तृत जाल होता है। मैंने आपको बताया कि ये जो है ये गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं और इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो है रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है और जब सांस अंदर लेते हैं तो पसलियां ऊपर उठ जाती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है, वक्ष गुहिकाएं बड़ी हो जाती हैं। इस कारण वायु फुफ्फुस के भीतर चूस ली जाती है, यानी ये कुपिकाएं वायु को चूस लेती हैं और रक्त शरीर द्वारा लाई गई CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो कुपिकाओं को दे देता है, ठीक है। और कुपिकाएं रक्त को क्या दे देती हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो रक्त को दे देती हैं, जिससे फिर ये ऑक्सीजन शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा, गैसीय विनिमय किस स्थान पर होता है। तो देखिए गैसीय विनिमय कुपिकाओं में होता है और कुपिकाएं रुधिर वाहिनियों द्वारा घिरी रहती हैं जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रश्न 3 है, सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच जो है प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो ये बच्चों आपका आंसर रहेगा प्रश्न 3 के लिए। सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय जो प्रक्रिया में क्या अंतर होता है वो यहाँ पर गिवन है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न 4 क्या है, मानव श्वसन प्रणाली का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए मानव श्वसन प्रणाली का ये नामांकित चित्र आप बना सकते हो। इसमें ये क्या है, लैरिंग्स है। लैरिंग्स यानी जो हमने एडम्स एप्पल के बारे में पढ़ा है या वॉइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं। ये क्या है, श्वास नली है जिसके ऊपर ये सी शेप की क्या है, उपास्थि वलय है। उसके बाद ये 2 भागों में बट जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, श्वसनी या ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ये आगे फर्दर जो है छोटी छोटी नलियों में विभाजित हो जाएगी जिसको हम श्वसनिका कहते हैं या ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और आगे ये जो है कुपिकाएं, यहाँ पर गुब्बारे जैसी संरचनाएं, इसमें जो है ये फॉर्म होती हैं, तो जिसको हम क्या कहेंगे, कुपिकाएं कहते हैं, जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट प्रश्न 5 क्या है, सांस लेने और छोड़ते समय अपने उदर की, उदर यानी जो हमारा पेट है, उसकी गति को ध्यान से देखिए, महसूस कीजिए। आपके अवलोकन के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो हम जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हमारी जो उदर है उसकी गति, उसमें जो गति होती है उसका क्या कारण है, उसका कारण जो है डायफ्राम होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर की ओर चढ़ती हैं और हमारा डायफ्राम बच्चों क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। इससे वक्ष गुहिका जो है वो बड़ी हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर ली जा सके। सांस छोड़ते समय डायाफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल सके। तो ये थे बच्चों 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स।